नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भारत चेतना संवाद में। मैं हूं पीयूष पांडे और मेरे साथ है मिस्टर जतिन झा। और आज हमारे चर्चा का विषय है G7 और भारत की इसमें इम्पोर्टेंस। तो झा जी, G7 वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। क्या आपको लगता है कि भारत और चीन के बिना G7 अभी भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, इनको लेने में सक्षम है? विदाउट इंडिया और चाइना ये ग्रुप है, ये वर्ल्ड डिसीजंस लेने के लिए सक्षम नहीं है या कुछ डिसाइड करने के लिए, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्लीट नहीं है। ये ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर इंडिया और चाइना की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया और चाइना मेजर इकोनॉमीज और वर्ल्ड पॉपुलेशन कैरी करता है। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं G7 का फॉर्मेशन आखिर हुआ क्यों। जो करंट वर्ल्ड सिनेरियो है, अगर इससे सापेक्ष में अगर देखा जाए, देन वी हैव टू डिस्कस हाउ इट फॉर्म, व्हाट वर द बेस ऑफ formation of G7. So that we have to understand two major events. The first one, Bretton Woods collapse, जिसको निक्सन शॉक बोलते हैं, and oil embargo by OPEC countries in 1973. यानी 1971 का ब्रेटन वुड्स कोलैप्स एंड 1973 का ऑयल एम्बार्गो यानी ऑयल क्राइसिस। 1971 में जो यूएस के प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन, इन्होंने जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इसको जो है वॉइड कर दिया। एंड इसके अकॉर्डिंग ये था कि एक आउंस का जो गोल्ड है दैट इज इक्वल टू 35 यूएसडी। तो व्हाट हैपेंड वाज, जब कोलैप्स हो जाएगा ये एग्रीमेंट, तो जो करेंसी होगी ये फ्लोटिंग हो जाएगी, यानी एक फिक्स करेंसी नहीं रह जाएगी। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड को एक फाइनेंशियल शॉक लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ओपेक कंट्रीज ऑयल एम्बार्गो लगा देती है, ऑयल एम्बार्गो था किसके लिए? जो इसराइल को सपोर्ट करती है कंट्रीज, उस समय जो वॉर चल रहा था, यूम किफूर का वॉर, उसमें जो इसराइल को कंट्री सपोर्ट कर रही थी, ऑब्वियसली द कंट्रीज वर यूएसए एंड उसके एलाइज जो वेस्टर्न कंट्रीज थे। दिस वाज द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ G7। जैसे कि पांडे जी ने बताया कि ऑयल क्राइसिस से G7 का फॉर्मेशन हुआ, बट G7 हमेशा G7 नहीं था। इनिशियली G4 था। जो इनके मेजर अलाइज थे, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने एक लाइब्रेरी ग्रुप फॉर्म किया था, जिसमें 1973 में एक ग्रुप फॉर्म हुआ था। 1972 में ऑयल क्राइसिस आया हुआ है। 1973 में इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया, जो इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज थी उनको साथ लाने के लिए, जिसमें बाद में जापान को ऐड किया गया, उसके बाद इटली को, देन कनाडा को। G7 फॉर्म किया, कनाडा जब इसमें ऐड हुआ तो इसमें कंप्लीट कंट्रीज हुई 7, जो थी यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके। बट 1997 में इसमें रशिया को भी ऐड किया था, जो फॉर्म करता है G8। बट रशिया ने जब यूक्रेन के पार्ट को, क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 में, तो उसको G8 से हटा दिया गया और वापस ये G7 बन गया। ऐसा एक ये जो ग्रुप फॉर्म किया था, ये इसका पर्पस है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है एक तरीके से। जो इकोनॉमी, जो अच्छा इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी वेस्ट में, उनको साथ में लाके ग्रुप फॉर्म किया गया था। एग्जैक्टली exactly. और यही सवाल आज के ग्लोबल पावर बैलेंस को डिफाइन करता है कि जब कोई भी फाइनेंशियल या फिर एनर्जी क्राइसिस आता है, तो एज ए इंडिविजुअल कंट्रीज उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए वी हैव टू फॉर्म अ ग्रुप, यानी ब्लॉक्स बनना जरूरी है। आज सवाल ये है, ये तो हो गया फॉर्मेशन का। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इकोनॉमी का शिफ्ट है, ये देखने को मिल रहा है ईस्ट की तरफ, इंडिया, चाइना और जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसकी रेलेवेंस आज के वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव में कम होती जा रही है, क्योंकि इंडिया और चाइना इसका पार्ट नहीं है? हाँ पांडे जी, कोई भी डिसीजन लेने के लिए टेबल पे आना बहुत जरूरी होता है, एक कंसेंसस क्रिएट होना बहुत जरूरी होता है। और कंसेंसस क्रिएट जब होगा जब, क्या कहते हैं, वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेशन कैरी करने वाली स्टेट्स, कंट्रीज, इकोनॉमीज, राइजिंग पावर्स, और जैसे चाइना एक एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसका एग्जैक्टली इसमें होना, इंडिया का इमर्जिंग पावर जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, उसका इसमें होना बहुत जरूरी है। exactly. अभी जैसे G7 का 52nd समिट हुआ, मे बी 2026 में फ्रांस ने इसको किया, बट इंडिया फर्स्ट टाइम इसमें 2003 में आया था। फर्स्ट गेस्ट भी फ्रांस ही लेके आया था। तो उसके बाद से आज तक हम लोग 13 टाइम इसमें गेस्ट बन चुके हैं। और मोदी जी खुद, मोदी जी की अचीवमेंट ये है कि वो खुद इसमें 7 टाइम अपीयर हो चुके हैं।
2019 से लेके अभी तक हम लोग कंटिन्यूसली इसमें एज अ गेस्ट जा रहे हैं। देखिए, चाइना और इंडिया को इग्नोर करना, जैसे आपने बताया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना, और आपने ये मेंशन किया कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और इंडिया इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसके पास पोटेंशियल बहुत है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को जो दो कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन इसमें क्रूशियल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया एडवोकेट करता है ग्लोबल साउथ को। इंडिया ने जब G20 की प्रेसिडेंसी संभाली, तो उसका एक काफी अच्छा एग्जांपल दिया अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड करके, क्योंकि G20 भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन के मामले में अफ्रीका को पूरा छोड़ते हुए चल रहा था। सेम सिनेरियो यहाँ है, इसमें बस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिख रहा है, ना ही इसमें ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन है, ना ही ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन है। यूएस और उसके एलाइज का एक ग्रुप बन जाता है। तो इसमें इसमें जरूरत है इंडिया का मेंबर और चाइना भी एज अ मेंबर। अगर इसको ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाना है, इसको अगर compete करना है ब्रिक्स के साथ, जहां ब्रिक्स न्यू न्यू मेंबर्स ऐड कर रहा है उसके फोरम पे, एग्जैक्टली exactly, अगर G7 को भी compete करना है तो उसको चाइना इंडिया को इसमें ऐड करना पड़ेगा। बहुत क्लियर इसमें विजिबल है हम लोगों को। देखिए, अगर हम बात करें एनर्जी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, या इसमें हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें ये सारी स्टेबिलिटी चाहिए, तो वी नीड टू डिस्कस, यानी जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो बननी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को लेके। 50% ऑफ वर्ल्ड स्टील का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो चाइना देखता है। जैसे ऑयल एम्बार्गो लगाया था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने, ओपेक ने, इसमें ओपेक का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब तक इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो एनर्जी सिक्योरिटी पे हम कैसे आगे पॉलिसीज बना सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि यूएसए एक सबमरीन लेके जाएगा, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके जाएगा कि हेलो हेलो अब्राहम लिंकन हियर, और इसको क्लियर करो भाई। बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जैसे इंडिया और चाइना दोनों इकोनॉमिक पावर है, क्लाइमेट चेंज में क्या कहते हैं, इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेजर कोल यूजर है दोनों के दोनों, पेट्रोल्स यूज कर रही हैं अभी भी। इंडिया जहां पर सोलर एनर्जी की तरफ प्रमोट कर रहा है अपने आप को, तो इसमें जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उस हर प्लेटफॉर्म पे इंडिया का होना जरूरी है। और ऐसे हम लोग देखें तो इंडोनेशिया है, ब्राजील है, सऊदी अरेबिया है, ये अपने अपने इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहे हैं अपने अपने रीजन में। तो जब तक क्या कहते हैं एज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड हम लोग को क्रिएट करना है, तो हम लोग को इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करना पड़ेगा। तो G20 है, ब्रिक्स है, इसके अंदर अगर कॉम्पीट करना है, इसको लीडिंग फोरम्स है G20 और ब्रिक्स, जहां पर ऐड किया हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन, ब्रिक्स में हम लोगों ने यूएई को ऐड किया, ईरान को ऐड किया। तो जितना ग्लोबल एस्पेक्ट होगा उतना ज्यादा वो चीज यूजफुल होगी। जय जी, हमने डिस्कस किया कि G7 इंडिया और चाइना के बिना कहीं ना कहीं इनसिग्निफिकेंट आता है, लेकिन फिर भी ये मैटर क्यों करता है आज के वर्ल्ड सिनेरियो में? आखिर इसकी मीटिंग्स हो क्यों रही है? आखिर अभी भी इसकी कुछ सिग्निफिकेंस बची है बिना इंडिया और चाइना के? हाँ, G7 विदाउट इंडिया और चाइना स्टिल रेलेवेंट है, क्योंकि इसका एक अच्छा खासा कंट्रोल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, उन पे अच्छा कंट्रोल है इनका, इनके पास अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एग्जैक्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है ये लोग, इनके पास अच्छा खासा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुका है जो ये अगर हम हम लोग को प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की, अभी भी G7 कंट्रीज जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होल्ड करती है। जैसे अगर हम बात करें जापान की टेक्नोलॉजी में, जैसे इंडिया इवन बुलेट ट्रेन वहां से हम उसकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम यूएसए से फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, या फिर फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं। इवन इसराइल, इसराइल के पास भी काफी एडवांस वेपन्स हैं या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी इनसे ले रहा है। तो बात करें हम एआई की, अब जो भी एडवांस चिप हो गई, ये सारी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हब जो है, या तो वेस्ट है या फिर जापान है। तो इसकी सिग्निफिकेंस फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली, या फिर अगर हम बात करें ये बात बिल्कुल कोई अगर डिसीजन लेना है या एग्जीक्यूट करना है तो इंडिया और चाइना की जरूरत है, बट G7 कंट्रीज स्टिल रेलेवेंट है। झा जी, हमने डिस्कस किया कि G7 अभी भी रेलेवेंट है, इसके शॉर्ट कमिंग्स क्या हो सकते हैं आज के डेट में? देख सकते हैं हम लोग इसमें, जैसे कि डिक्लाइनिंग ऑफ शेयर ग्लोबल जीडीपी है। जब इसको फॉर्म किया गया था 1973 में अगर देखा जाए तो इसकी 68% इसकी ग्लोबल जीडीपी शेयर है। उसके बाद 2015 में ये घटकर 47% हो गया, जो आज के टाइम पे 40% के आसपास आ चुका है, जो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फॉर्म में है। तो ये इसका एक मेजर शॉर्ट कमिंग है या फॉल है G7 का। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन में भी थोड़ी उतनी है नहीं। जैसे अगर बात करें तो सिर्फ ये यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है,
या फिर जो उसके अलाइज हैं, इसमें ना अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन है। अफ्रीका, अगर अफ्रीका की बात करें तो एनर्जी से लेके रिसोर्सेज हैं, उनके पास अबेंडेंस में है। चाइना के पास रिसोर्सेज है रेयर अर्थ मिनरल्स के, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं रेयर अर्थ के। और बात करें इसमें साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही इसमें मिडिल ईस्ट की रिप्रेजेंटेशन है। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन का भी इशू आ जाता है। जैसे चाइना की इकोनॉमी देखें, ये यूरो जोन से भी ज्यादा है, फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका। तो मेजर हाँ, ड्रॉबैक रिप्रेजेंटेशन का भी है। साथ में इसका इन्फ्लुएंस जो है ना ग्लोबल साउथ पे बहुत ही कम है। तो जब कंट्रीज इस ग्लोबल साउथ से उसके अंदर नहीं है तो फिर वो कहाँ से रिप्रेजेंटेशन होगी? एग्जैक्टली exactly, ये वेस्ट सेंट्रिक सा बन के रह गया है। झाजी, इसमें इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? देखा जाए अगर इंडिया इसका पार्ट नहीं है जी 7 का, फिर भी जी 7 के कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। स्ट्रेटेजिक रिलेशन, ट्रेड, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कोई कोलेबोरेशन करना हो, चाहे जिसके लिए ऐसे इमैनुअल मैक्स, इमैनुअल वो अभी आए थे, अभी क्या कहते हैं, इंडिया में एआई समिट के लिए। लास्टली हमने जब उनको जॉगिंग करते हुए भी देखा था मुंबई की स्ट्रीट्स पे। धुरंधर से काफी तो हम प्रभावित लोग, लगते हैं। हाँ, तो हम लोगों के अच्छे रिलेशन है जी 7 कंट्रीज के साथ, इवन हम लोग उसके पार्ट नहीं है तो भी। तो देखिए, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है विदाउट अ मेंबर ऑफ अ जी 7, जहां पे वो बैलेंस कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज। एग्जैक्टली जब हमारे रिलेशंस कनाडा के साथ अच्छे नहीं थे, लास्ट लास्ट टाइम जब जी 7 हुआ, स्टिल वी आर इनवाइटेड। एग्जैक्टली, हमें लगा था कि शायद जस्टिन ट्रूडो इनवाइट नहीं करेगा हाँ, मोदी को, या फिर वो नहीं जाएंगे, ऐसा लगा था। बट हम लोगों की इंडिया फॉरेन की पॉलिसी उस तरीके से वर्क कर रही है। इंडिया जो है ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इसको। वो बनता है, इंडिया का काम ही वही है, चाणक्य है इंडिया। चाणक्य जैसे जी 7 को बैलेंस कर रहा है इसके साथ, ब्रिक्स के साथ। इंडिया पार्ट है जी 7 का, उधर वेस्ट को बैलेंस कर रहा है, साथ में इधर बैलेंस कर रहा है ब्रिक्स के साथ, उधर बैलेंस कर रहा है क्वाड के साथ। हाँ जहां हम भाई, लोग संघाई संघाई इधर इधर कॉर्पोरेशन में चाइना के साथ बैठते हैं। एससीओ में आके बैठा हुआ है। यानी ऐसा है ना कि ये छोड़ना नहीं चाहता कहीं भी, कि हाँ भाई ठीक है, इंडो पैसिफिक वाला जो मैटर है उसमें चाइना को नहीं आने देंगे, हमारी चाइना से 36 का आंकड़ा है। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एससीओ में तो जाके देखेंगे ना कि चल क्या रहा है ना। हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा इस मामले में बैलेंस करके चल रहे हैं हम लोग, कि हम लोग जी 7 में इनवाइटेड भी हैं, ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, बात संघाई में हम लोग हैं, एग्जैक्टली, जहां पाकिस्तान है उसको काउंटर करते हैं हम लोग वहां पर बैठ के। देखिए वहाँ स्ट्रेटेजिक जो पार्टिसिपेशन होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर हम चाइना और पाकिस्तान को एक साथ छोड़ दे विदाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, तो हाँ, ये स्ट्रेटेजिक मूव नहीं होगा। और देखो, लेकिन इतना भी स्ट्रेटेजिक नहीं होना है कि जो इंडियन सेलर पे बॉम्बिंग हुई है उसको उठाना ही भूल जाए, है नहीं ना। नहीं, उठाया है, लेकिन उतना नहीं उठा पाए कि सबके सामने आएगा। हम बैलेंस तो कर रहे हैं, बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा बैलेंस ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं जी 7 समिट में ट्रम्प के और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, मिस्टर एक्सीलेंसी की जब बात हुई एक्सीलेंसी से, तो हाँ, उतना जम करके वो मुद्दा उठ नहीं पाया। जो उन लोगों ने हमारे सेलर्स को मारा, ये वो जिस भी इंटेंट से मारा, हम लोग उसको क्वेश्चन नहीं कर पाए प्रॉपर्ली। एक सिंपल स्टेटमेंट, तो जैसे हमारी जी 7 में मिस्टर एक्सीलेंसी से बात हुई मोदी जी की, तो मुद्दा उठाना बनता है कि हंस रहा हूँ, हंस मैं सिर्फ उन सेलर्स की डेथ पे नहीं गिरा हूँ, वैसे तो मुस्कुरा रहा हूँ हल्का हल्का। मुस्कुरा मैं उस स्थिति के लिए रहा हूँ जहां पर हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए अपने लिए, ट्रम्प ने जो मेलोनी किया पे जा भी, सकता है। देखो ट्रम्प ने मेलोनी को भी बोला हाँ, भाई मजाक साइड के, इटली सिक्योरिटी से लेके सारी चीजों के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट कहीं ना कहीं है। इवन इसराइल है डिफेंस से लेके, जो भी अभी ईरान वॉर, फिर लेबनान, हिजबुल्ला या फिर हूती वगैरह से फाइट करता है। वेपन्स कहाँ से आते हैं उसके पास, फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आता है? यूएसए से। नेतन्याहू ने क्या बोला कि अगर जरूरत पड़े आई विल फाइट विद माई नेल्स, मत दो तुम भाई हमें मॉनेटरी सप्लाई, मत दो हमें डिफेंस सप्लाई। ये बात उठाया था ना जेडी वेंस ने, जब मना किया कि मत करो लेबनान पे अटैक, पीस ट्रीटी कायम रहने दो। कह रहे ठीक है भाई, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसराइल के सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए। इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है? पता नहीं लेकिन क्या बात है पीछे, हो सकता है कोई आइलैंड वगैरह की बात हो, बट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना बहुत जरूरी है, जो हम ले नहीं पा रहे हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट देकर आ गए मोदी जी, मैं कोट करता हूँ उस स्टेटमेंट को क्योंकि जरूरी बिल्कुल है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। जानना जरूरी है। मोदी जी ने कहा 100 and 1000 नेशनल वर्कर्स अक्रॉस दी वर्ल्ड काम कर रहे हैं, सेलर्स वर्क कर रहे हैं, हम्म। और उनकी सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। उनका सिर्फ इतना ही कहना था, ट्रम्प ने और भी बाकी वो एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी कर कर आ गए। ट्रम्प ने भी तो वही बोला ना कि ब्यूटीफुल पीपल, दे वर ग्रेट पीपल, उनका काम बहुत ही कठिन है। वो द हेल मैन, ये क्या है?
मतलब तुमने हेलफायर मिसाइल दाग दिए और दे वर ग्रेट पीपल। पता नहीं क्या देखो इंडिया की मेच्योरनेस है ये कि हम लोग इग्नोर करते हैं इन सब चीजों को, देखो मैच्योरिटी नहीं कुछ कही पाने जाएगी, के लिए, देखो पता नहीं। क्या क्या पाने के लिए, ट्रेड डील 1 साल से का पड़ा है। हाँ, ट्रेड डील भी क्या ट्रेड डील, कुछ ट्रेड डील नहीं है, ट्रेड डील कुछ नहीं है चल भाई। ही रहा है काम उसका भी। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, ट्रेड डील में हम देखते हैं ना मोटा मोटा क्या हमारा सॉरी ट्रेड सरप्लस जा रहा है यूएसए के साथ, ये कोई 35 बिलियन यूएसडी का के आसपास जाता है। लेकिन ये देखो ना कि उनके जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो कितना कमा के जा रही है, वो काउंट ही नहीं होता। तो काहे का ट्रेड डील? इंडिया के अगेंस्ट अगर रेसिज्म होता है एक्स प्लेटफॉर्म पे या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर, कोई एक्शन नहीं है भाई, और जबकि पैसा हमारे से इंडिया कमा रहे हो। इंडिया नीड अ स्ट्रांग स्टैंड। जेडी वैन से ये क्वेश्चन हुआ ना कि हमारे साथ हाँ, रेसिज्म हो रहा है, वो बंदा कह रहा है कहाँ हो रहा है मुझे बताओ। भाई तुम्हें नहीं पता कहाँ हो रहा है? बट उसने फिर कहा कि ट्रम्प जो है बेवकूफ है। वो मुंह पे बोला जो देखो, कमेंट कर रहा है वो बेवकूफ है। ट्रम्प का जो है ना फुल एंड फाइनल है, 2 साल के लिए है। वो बात अलग है, अननोन गनमैन का कुछ सिनेरियो अलग है यूएसए में, इसलिए 2 साल और सर्व करेंगे। मिड टर्म इलेक्शन हार गए तब तो मुझे लगता है रिजाइन देना पड़ेगा। तो जेडी वेंस का क्या है ना बट कि ट्रम्प अगला, जो अभी खेल रहा है जिस तरीके से, उसको भी नहीं वो पता क्या बहुत खेल रहा ओपनली खेल। है, उसको भी नहीं हाँ, पता क्या खेल रहा है। उसको पता चल उसको ये भी पता है ही देखो, ना, चलने वो ये किसी को चलने भी नहीं दे रहा, पता खुद भी उसको ये नहीं है। ये बात जेडी वेंस को पता है कि क्या कर रहा है, इसलिए एकदम चुपचाप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। बट बी- सही है। बीच में एक सेंटेंस कुछ बोल दिन की देगा। बात और है, कुछ दिन की बात और है, फिर ट्रम्प चाचा कहाँ होंगे पता नहीं। आइलैंड तो है ही उनका। हाँ, मेन इंडिया की स्टांस की जोक्स है। अपार्ट, जोक्स इंडिया, अपार्ट, जोक्स अपार्ट, इंडिया नीड्स अ स्ट्रांग स्टैंड फॉर इटसेल्फ। अगर क्या कहते हैं, अपने आप को विश्व गुरु बनाना है, अगर अपने आप को एक अच्छा एक डोमिनेंट फील्ड में शो करना है, तो एक स्टैंड लेना जरूरी है। बिल्कुल। आई थिंक वी शुड कंक्लूड आवर डिस्कशन। काफी हमने डिस्कस किया कि इसके बैकग्राउंड से लेके इंडिया का स्टांस, इंडिया को क्यों इसमें इंक्लूड करना चाहिए। कंक्लूड करते हैं इसको, कंक्लूड करते हैं इंडिया मेंबर इसका बने ना बने, हम लोग को अपनी स्ट्रेटेजी उस तरीके से करना चाहिए, हम लोग को डिसाइड कि बेनिफिशियल रहे हमारा एक एक टूर भी, हम लोग फॉरेन टूर करते हैं, हमारा हर टूर बेनिफिशियल रहे हमारे लिए। एग्जैक्टली। और टूर हमारे मोदी जी करते हैं, तो वो बेनिफिशियल रहना चाहिए हमारे लिए। ओके जाजी, आज की वीडियो को हम यही कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड जो वीडियो देख रहे होंगे उनसे मैं कमेंट में उनका ओपिनियन मांगूंगा कि इंडिया का स्टांस और क्या हो सकता है, इंडिया को और बैलेंस करना चाहिए या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस देना चाहिए अपना, और इंडिया एज ए गेस्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर इंडिया को ऐसा डिमांड करना चाहिए कि इंडिया शुड ज्वाइन G7 तभी हम आएंगे G7। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए इसके बारे में भी सजेशन आई विल आस्क फॉर द व्यूअर्स। सो थैंक यू झाजी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।